हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 9 of your NCERT book titled as Ray Optics. So as I was talking in the previous video about a total internal reflection, और मैंने बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपको डेफिनेशन दे दी थी. Along with that, I had also given you a important relationship between critical angle and refractive index of the medium. So वो relationship बहुत important है. You need to keep that relationship in your mind, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. साथ ही में एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली भी उसको पूछ लेता है. और बच्चों, जब आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल्स के अंदर, सो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जामिनर इस सेक्शन से सवाल पूछे, क्योंकि बहुत ही छोटा सेक्शन है और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. तो वो सारी बातें आपसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. आज मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ TIR, जो फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसमें से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं. तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज अबाउट मिराज एंड TIR इन केस ऑफ प्रिज्म. ये कुछ 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. सो पहले हम ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. उसके बाद बच्चों आपको हम बताएंगे कुछ बेसिक नॉलेज that you require for refraction through spherical surfaces, जो बहुत ही important section है chapter number 9 का. So be attentive throughout the lecture. The lecture will be very interesting as well as very simple. तो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं इसके applications, जिसके अंदर सबसे पहला application बहुत ज़्यादा important है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी application की होती है, जो होती है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर. सो पहले ये समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है. दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 1. सो बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्चुअली वेरी थिन एंड लॉन्ग थिन वायर ऑफ यू मे से इट्स ऑफ अ ग्लास और क्वार्ट्ज विच इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायर, अ थिन वायर. ये होता है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर. पहले इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली में क्या है. फिर इसको हम आपका एक डायग्राम बना करके दिखा देंगे एंड देन आई विल शो यू कि इसके अंदर TIR कैसे काम करता है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं. सो लिखिए आप दैट इट इज़ एन एक्सट्रीमली थिन and long. You may write wire or you may write strand, because strand is a more proper word to write down. So it's a very thin and long strand of very fine quality glass or it may also be quartz. I hope you all know this material, quartz बहुत ही famous material है. Coated with a thin layer of material of refractive index less than the refractive index of the wire. ये होती है बच्चों डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. You may write wire or you may write simply strand, because wire might be thick, जबकि strand एक बहुत ही thin wire होती है.
सो द अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज इज स्ट्रैंड। सो ये होता है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर। सो यहाँ तक तो चलो एक बार को आपको याद रखना पड़ सकता है, यू माइट नॉट रिमेंबर, सो आपको यहाँ तक तो बच्चों लर्न करना पड़ेगा। बट इसके आगे देखो बहुत ही अप्रोप्रिएट एक बात लिखी हुई है कि चलो ये वायर है, हमने मान लिया, जो ग्लास या फिर क्वार्ट्ज की बनी हुई है, ठीक है। इससे पहले तो यही कह रहा है वो, उसके आगे वो लिखता है कि भाई इसका जो कोटिंग है, आउटर कोटिंग है, वो एक ऐसे लेयर से हम करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, TIR की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो चलो हम बाद में फुलफ़िल करते हैं कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, वो ठीक है। बट उससे पहले हमारे मटेरियल को एक और रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी पड़ती है, वो है कि जो हम लाइट को टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करवाते हैं, इट शुड पास फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो यही रीज़न है कि जो हमारी आउटर कोटिंग है वो एक, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द मटेरियल, जिससे हो क्या, जिससे ये हो कि जो हमारी लाइट ट्रेवल करे सो वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए, ताकि हमारा TIR टेक प्लेस हो पाए। तो बच्चों जो ये कोटिंग होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कोटिंग ऑफ मटेरियल हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप क्लैडिंग भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए डिफाइन क्लैडिंग, तो आप वो क्लैडिंग भी लिख लीजिए। क्लैडिंग क्या होता है कि कोटिंग और सराउंडिंग लेयर ऑफ ऑप्टिकल स्ट्रैंड, मतलब यही ऑप्टिकल वायर को हम बोलते हैं बच्चों क्लैडिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा बच्चों जो ऑप्टिकल फाइबर्स की, ये एक ऑप्टिकल फाइबर तो एक बहुत ही पतली सी वायर हो गई ना, तो इन सब का एक कलेक्शन होता है। द स्लीव कंटेनिंग अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज नोन एज लाइट पाइप, तो वो आप याद रख सकते हो। सो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस ऑप्टिकल फाइबर को विजुअलाइज कर लो ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। तो उसके लिए बच्चों मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ एक ऑप्टिकल फाइबर का। आप मान सकते हो कि एक इस तरह की ऑप्टिकल फाइबर होती है, लेकिन एक्चुअली में जो इसका रेडियस होता है बहुत ही कम होता है। बट टू मेक यू रियलाइज दिस थिंग आई एम ड्राइंग इट क्वाइट बिग। सो इस तरह की चीज़ होती है बच्चों जिसे बोलते हो ऑप्टिकल फाइबर। अब ध्यान से देखो, इसके बाहर हमने एक कोटिंग दी है, इफ़ यू ऑल कुड रियलाइज इट। ये इसकी इंटरनल लेयर है दैट माइट बी मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज और ग्लास, और ये इसकी आउटर लेयर है जो हम एक ऐसे मटेरियल की बनाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, ठीक है। इसको हम बच्चों बोलते हैं क्लैडिंग, जो भी हमने आपको लिखवाया है यहाँ पर। ये जो सराउंडिंग लेयर होती है इस ऑप्टिकल फाइबर की, इसको आप बच्चों बोलते हो क्लैडिंग। ये आपका हो गया कोर, ओके। सो इसमें होता क्या है कि आप लाइट को इस तरह से इस वायर के अंदर फॉल करवाते हो कि जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो, और उसकी वजह से हो क्या कि यहाँ पर TIR टेक प्लेस हो, और जो भी आपने सिग्नल भेजा है, जो भी आपने लाइट सिग्नल भेजा है, वो बिना किसी इंटेंसिटी को लूज़ किए, बिना किसी अपनी यू में से हिस्से को लूज़ किए, एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक ट्रेवल कर पाए। सो ये होता है बच्चों आपका ऑप्टिकल फाइबर। आई होप यू गॉट दी पॉइंट कि इसमें क्या होता है कि पहली बात जो हमारी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि इसकी क्लैडिंग होनी चाहिए इसके बाहर, उससे हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट होती है फॉर TIR टू टेक प्लेस वो सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन, हम लाइट को इस तरह से इसमें इंसर्ट करते हैं कि दी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल,
उसकी वजह से सारी लाइट वापस से उसी मीडियम में आकर के रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ पर फिर TIR होता है, फिर लाइट यहाँ जाती है, फिर TIR होता है, फिर लाइट यहाँ जाती है, फिर TIR, और फिर लाइट जहाँ तक हमें पहुँचानी होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। सो आप देख रहे हो कितना अच्छा यूज़ है इसका, कि आप ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ कर सकते हो टू ट्रांसमिट लाइट विदाउट एनी लॉस इन द इंटेंसिटी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये वायर आप कितनी भी लेंदी कर लो, बस TIR एक बार इसमें होना शुरू हो गया, सो बिना किसी लॉस इन द इंटेंसिटी के आपके पास जो सिग्नल आपने यहाँ से भेजा था वही सिग्नल यहाँ पर ऑब्टेन होगा। ठीक है बच्चों, सो वर्किंग इसकी इतनी थी। आई होप यू गॉट दी वर्किंग। अंदर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पहले हम इसके रिफ्लेक्शन करवाते हैं विद एन एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यू टू विच TIR टेक प्लेस, एंड we can obtain our light signal at a distance of several kilometers with a very less or no loss in the intensity of the signal. अब इसकी कुछ यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों यूजेस आप खुद लिखते रहना, आई विल ओनली स्पीक। तो पहला यूज़ तो मैंने आपको बोल ही दिया भाई अभी कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट विदाउट एनी लॉस इन द इंटेंसिटी ओवर डिस्टेंसेस ऑफ सेवरल किलोमीटर। तो ये यूज़ नंबर 1 हो गया। यूज़ नंबर 2 अगर आपने सुना हो, सो डॉक्टर्स एक डिवाइस यूज़ करते हैं, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको बच्चों बोलते हैं एंडोस्कोप। तो ऑप्टिकल फाइबर्स वहाँ पर भी यूज़ होते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एंडोस्कोप्स। सो एंडोस्कोप्स आर एक्चुअली लाइट पाइप विच आर इंसर्टेड इन द इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि स्टमक आप मान सकते हो। सो जब इसको अंदर इंसर्ट करते हैं, सो ये क्या होता है बच्चों, लाइट पाइप्स लाइट को अंदर भेजते हैं और वही लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आती है। उससे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे स्टमक को इंटरनली एग्जामिन कर पाते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन एंडोस्कोप्स। आपने सुना होगा एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है कुछ लोगों की, तो ये उसी ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करके होती है। तो दिस वाज यूज़ नंबर 2। अब यूज़ नंबर 3 बहुत ही अच्छा यूज़ है, जहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर्स को, ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ लाइट सिग्नल्स को ही ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि हम इनको ऑडियो या फिर वीडियो सिग्नल्स को भी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम कैसे एक ऑडियो या फिर वीडियो सिग्नल को कंपेयर कर सकते हैं एक लाइट सिग्नल के साथ। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि हम उस ऑडियो या फिर वीडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर लेट मी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू लाइट सिग्नल्स बाय स्पेशल डिवाइसेस विच आर नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। इसको आप लास्ट चैप्टर्स जो हैं आपके बुक के उसमें भी पढ़ोगे, बट अभी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। ट्रांसड्यूसर्स वो डिवाइस होते हैं विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, और फिर हम उस एनर्जी को ऑप्टिकल फाइबर्स में से ट्रांसमिट कर देते हैं जहाँ भी हमें पहुँचानी होती है, और फिर एक हमें ट्रांसड्यूसर यूज़ करेंगे जो फिर से हमारी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑब्टेन करवा देगा दूसरे एंड पर। सो नाउ यू कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, बल्कि ये ऑडियो या फिर वीडियो सिग्नल्स और कलेक्टिवली वी कैन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। सो ये इसके 3 यूज़ हो गए। अब चौथा यूज़ आप ये लिख सकते हो कि इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये 4th यूज़ हो गया। 5th यूज़ भी हो सकता है आपने देखा हो बच्चों की, कुछ बच्चों के टॉयज़ आते हैं जैसे कि बीड्स ऑफ लाइट और अ पॉट कंटेनिंग फाउंटेन ऑफ फाइबर्स। उसमें बच्चों TIR टेक प्लेस होता है, जिससे कि आपको पूरा पॉट कंटेनिंग फाइबर चमकता हुआ दिखाई देता है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो बच्चों आई होप कि आपको यूजेस अलॉन्ग विद द कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स अच्छे से क्लियर हो गए, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ TIR। स्पेशली ध्यान रखना ट्रांसड्यूसर्स के बारे में, और आई थिंक सो इट वॉज यूज़ नंबर 3 where I told you that it is used to transmit audio and video signals, or you can say electrical signals. कैसे करता है? First it converts that electrical signal into light signal using transducer, फिर ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है। सो ये बच्चों हमने बात कर ली है किसके बारे में? ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, पे अटेंशन टू इट।
अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, विच इज़ मिराज। नाउ यू ऑल माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस वर्ड मिराज। ये एक्चुअली होता क्या है? मिराज इज़ एक्चुअली एन ऑप्टिकल इल्यूशन। ये एक हमारा मन की रचना होती है जिससे हमें बच्चों किसी भी प्लेस पर पानी, स्पेशली रेगिस्तानों में हमें पानी दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको आज हम आपको बताएंगे। मतलब मिराज आपको मालूम है ये होता है, बट ऐसा होता क्यों है, दिस आई विल बी टीचिंग यू इन दिस लेक्चर। तो पहले आप लिख लो मिराज क्या होता है, दैट इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूशन। You might have all seen it in your televisions, so you can relate it to that. It is an optical illusion of water observed generally in deserts when the inverted image of an object is observed along with the object itself. On a hot day. I hope you got the point. यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने लिखी है, देखो ध्यान से कि when the inverted image of an object is observed along with the object itself, कि हमें क्या होता है कि कोई अगर पेड़ दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ ट्री ओवर हेयर, लेट मी ड्रॉ इट। वैसे ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। ये एक पेड़ मान लो, वैसे तो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं बट यू कैन कंसिडर ये आपको पेड़ है। सो अगर आप बच्चों यहाँ पर बैठे हो, लेट मी से यू आर सिटिंग ऑन अ कैमल, और ये एक डेजर्ट है, सो आपको क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, इस ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे। उससे आपको मिलता है वो ऑप्टिकल इल्यूशन। और लेट मी से कि पूरा डेजर्ट है नीचे का एरिया, सो आपको इसकी एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर मिलती है इसके जस्ट नीचे। कि इसकी आप कॉपी कर दो यहाँ पर, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको लगता है कि ये पानी है जो कि इस पेड़ की इमेज को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दैट अकाउंट्स टू दिस ऑप्टिकल इल्यूजन। सो बच्चों बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सो लेट मी कंसिडर कि एक पर्सन है जो कि अपने कैमल के ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठा हुआ है, नीचे उसके कैमल है, ठीक है। सो होता क्या है कि एक गर्म दिन पर, स्पेशली डेजर्ट्स के अंदर दिन बहुत ही गर्म होता है। सो उससे क्या होता है कि ये हम मान लेते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज़ दी ग्राउंड। सो द ग्राउंड गेट्स हीटेड अप, वी ऑल नो वेरी वेल। तो जब बच्चों कोई चीज़ गर्म होती है, सो वो क्या करती है, या फिर स्पेशली अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, सो ऑन अ हॉट डे द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द ग्राउंड आर लेस डेंस। ऑब्वियस सी बात है भाई, गर्म दिन पर जो हमारी एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स होती हैं वो कम डेंस होती हैं। द डेंसिटी इज़ क्वाइट लेस एज़ कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द ग्राउंड एट अ पर्टिकुलर हाइट, क्योंकि वी नो दैट विद हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेज। सो क्या होता है बच्चों कि इस तरह का कुछ वहाँ पर एटमॉस्फेयर हो रहा होता है कि जो नीचे की लेयर्स होती हैं वो कम डेंस होती हैं, ऊपर की लेयर्स ज़्यादा डेंस होती हैं, और यहाँ पर हमारा वो ट्री होता है। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब एक पर्सन यहाँ से इस ट्री को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, सो जो इस ट्री की रे होती है, ओके, दैट इज़ फॉलोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। सो जो TIR की कंडीशन नंबर 1 है वो तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, ये पूरा आपका डेंसर मीडियम था। बट जैसे ही हम ग्राउंड के पास आते हैं तो ये रेयर मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। सो उससे क्या होगा कि जो आपका ये ने ऐसे ट्रेवल करनी थी लाइट वे ने, अब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करता है, यानी कि ऐसे ना ट्रेवल करके वो कुछ इस तरह से
जस्ट अ मिनट, इस तरह से बच्चों आ जाता है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स दी ग्राउंड। और अगर एक पर्सन जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है अपने कैमल के ऊपर, वो इसको ऑब्ज़र्व करना चाहे, सो ये लाइट उसके पास कहीं इस तरह से पहुँचती है, तो उसको लगता है कि जो लाइट रे है वो एक्चुअली इस पॉइंट से ना आकर के, ऑब्वियस ही बात है, इस पॉइंट से कैसे आएगी, इस पॉइंट से ना आकर के कहीं इस पॉइंट से आ रही है। सो ड्यू टू विच दिस ऑप्टिकल एल्यूजन इज सीन बाय दिस पर्सन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर TIR टेक प्लेस हो रहा होता है। कि पहली बात तो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन दी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। सो दोनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पर, और आपका TIR टेक प्लेस होता है, ड्यू टू विच द पर्सन कुड सी an inverted image of this object along with the image of object, and which tends to realize this person that there is some or the other water present over here, जिसके अंदर उसको इसकी परछाई दिख रही है। सो ये होता है बच्चों मिराज के पीछे का लॉजिक, कि इसलिए आपको मिराज दिखता है। सो आई होप कि मिराज के एप्लीकेशन भी आपको अच्छे से क्लियर है। इफ़ यू वांट टू राइट इट्स वर्किंग, तो आप इसको खुद भी लिख सकते हो कि ऑन अ हॉट डे द लेयर्स नियर द ग्राउंड आर लेस डेंस, therefore have less refractive index as compared to layers at a above at a higher altitude, due to which the refractive index of this part of the atmosphere is greater than the refractive index of this part of the layer. And when a light ray falls from tree to the surface of the earth with an angle of incidence greater than the critical angle, it suffers total internal reflection, and a distant observer sees the object as well as the image floating on the ground, and he gets the impression of a water pool near the object. और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको डेजर्ट में ही ऑब्ज़र्व करो, आप इसको कभी भी किसी हॉट डे पर व्हेन यू आर सिटिंग इन अ व्हीकल, इसको आप रोड्स पर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो इस सेम इफेक्ट को। और बच्चों ध्यान रखना कि द मिराज विच इज़ फॉर्म्ड इन हॉट रीजन्स लाइक दिस इज़ नोन एज inferior mirage, whereas the mirage formed in cold regions are known as superior mirage. अब हम बच्चों वर्किंग ऑफ अ पोरोप्रिज्म डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ TIR. So पोरोप्रिज्म आर एक्चुअली राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं, ओके, सो विच आर यूज्ड स्पेशली इन पेरिस्कोप्स और अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और यहाँ पर बच्चों पोरोप्रिज्म के अंदर TIR होता है विद अ पर्टिकुलर एंगल, स्पेशली 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो इसमें से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको एग्जामिनर प्रिज्म दे देता है कुछ इस तरह से। लेट मी शो यू। तो ये बच्चों आपके सामने 3 अलग अलग राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, आप देख सकते हो। और इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आपको वो एक ऑब्जेक्ट दे देगा रखा हुआ AB यहाँ पर, और आपको सिर्फ एक लाइट रे देगा और आपसे पूछेगा कि इसको कंप्लीट करो, और आपसे पूछेगा भाई इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो आप ऐसा करके दिखा देते हो कि इसकी इमेज इस तरह से बनेगी। तो TIR यहाँ पर टेक प्लेस होगा और आपके पास इस AB ऑब्जेक्ट की इमेज A', B' की फॉर्म में इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी। सिमिलर वो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि वो आपको एक इमेज दे देगा, लेट मी से AB यहाँ पर रखी हुई, एंड ही विल आस्क यू कि बताओ इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी आफ्टर सफरिंग TIR बाय दिस पोरोप्रिज्म। तो बच्चों यहाँ पर भी आपने वही करना होता है कि लाइट रेज सेंड करनी होती हैं। अब वो यहाँ पर TIR ऑब्ज़र्व करेगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर फिर TIR होगा उसका, तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगी। सो आपका जो A पार्ट है इस ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पर कहीं पर फॉर्म होगा। सिमिलर इज़ द केस फॉर B वाली लाइट भी ऐसे ट्रेवल करेगी, देन इट विल सफ़र TIR, कम ओवर हेयर, देन अगेन सफ़र TIR एंड कम ओवर हेयर, और आपको B' मतलब B की इमेज एज B' यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी। सो आप देखो कि यहाँ पर AB की इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर आपके पास ऑब्टेन हो चुकी है। सो दिस इज़ हाउ पोरोप्रिज्म वर्क्स by using the
फिनोमेना ऑफ TIR। सिमिलरली इस वाले केस में एक और तरीके से कई सारे अलग अलग फॉर्म से एग्जामिनर पूछ रहा है। मैं आपको बस 3 फॉर्म दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग पाए कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जांपल वो आपको ये इमेज भी दे सकता है कि AB। अब आपसे यहाँ पर ही पूछ सकता है कि बताओ इसकी इमेज कहाँ पर आकर के बनेगी। तो बच्चों यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल होता है कि एक से लाइट रे यहाँ पर आई, अब इसका TIR होगा और आपको इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। सिमिलर इज़ द केस फॉर B से लाइट इमेज आएगी, यहाँ पर इसका TIR होगा और आपको वो इमेज यहाँ पर दिख जाएगी। सो जो इमेज आई वो आई है यहाँ पर A', B'। सो ये होता है बच्चों TIR का यूज़ इन पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म का मतलब होता है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। सो आई होप दैट ऑल दीज 3 फिगर्स आर क्लियर टू यू। इसके अलावा और भी जो फिगर्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको आप ज़रूर एक बार अपनी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना बनाने की। एंड दे आर यूज्ड स्पेशली इन पेरिस्कोप्स। सो प्लीज़ नोट देम डाउन, आई एम टर्निंग द पेज। और बच्चों इन सब के अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं TIR की, स्पेशली द स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। तो यहाँ पर भी TIR का प्रोसेस ही होता है जिससे कि आपका एक डायमंड स्पार्कलिंग शो करता है। इट शाइन्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ TIR। बिकॉज जो नेचुरल डायमंड होता है, अ नेचुरल डायमंड, इट डज़ नॉट शो एनी शाइनिंग और स्पार्कलिंग, बल्कि ये जो ज्वेलर्स होते हैं वो एक उनको स्पेशल कटिंग देते हैं ड्यू टू विच इट शाइन्स। अब वो स्पेशल कटिंग इस तरह से होती है कि जब कभी भी लाइट उसके पास पहुँचे डायमंड के पास, तो वो हमेशा इस एंगल से पहुँचे कि वो एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो और वो लाइट फिर वहाँ पर आकर के TIR शो करे। ओके, सो इट इज़ ड्यू टू द स्पेशल कटिंग ऑफ द डायमंड दैट इट शोज स्पार्कलिंग और ब्रिलियंस। और स्पेशली आपको वो एक छोटा सा फैक्ट कह सकते हैं कि पता होना चाहिए, विच इज़ दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5. सो इफ़ यू यूज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, सो जो इसका क्रिटिकल एंगल निकल कर के आएगा वो आता है बच्चों करीब 24 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो डायमंड को इस तरह से कट करते हैं कि जब कभी भी लाइट फॉल करे डायमंड के ऊपर तो वो हमेशा एक ऐसे एंगल से फॉल करे जो कि 24 डिग्री से बड़ा हो, ताकि वो लाइट दोबारा सफ़र करे और इट सफ़र्स रिपीटेड TIRs एंड ड्यू टू विच द डायमंड अकर्स एज स्पार्कलिंग और शाइनिंग। तो ये होता है लॉजिक बिहाइंड दी स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। सो यहाँ पर भी आपका TIR यूज़ होता है। इसके अलावा एक और है शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ TIR। सो दैट आई एम लीविंग एज एन होमवर्क एक्सरसाइज फॉर यू कि आप खुद इसके बारे में सोचना कि किस तरह से एक एयर बबल शाइन करता है इन वाटर। अपने आप थोड़ा लॉजिक लगाना इसके पीछे कि TIR तो हो ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तभी शाइनिंग हो रही है, तभी उसका एप्लीकेशन है ये। सो TIR कैसे टेक प्लेस हो रहा है, कहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ओके, वो सब। सो इट्स एन होमवर्क एक्सरसाइज फॉर यू एंड होमवर्क एप्लीकेशन फॉर यू। सो ये अपने बच्चों खुद करनी है। सो TIR के एप्लीकेशंस के अंदर सिर्फ इतना ही था। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग surfaces. I'll only be discussing some basic things about it and not the derivation. Okay, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर 6 स्पेशल डेरिवेशंस हैं इससे रिलेटेड। बट अगर आप एक को समझ गए, और लेट मी से कि अगर आप बच्चों 2 एप्लीकेशंस को समझ गए, सो आप बाकी 4 एप्लीकेशंस खुद भी लिख सकते हो। इतनी सिंपल और इल्यूसिव होती हैं ये डेरिवेशंस of spherical refracting surfaces, and remember it's completely a different concept. TIR से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पहली बात होते क्या है ये आप लिख लीजिए। सो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग जैसे वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है एक ऐसा सरफेस विच सेपरेट्स 2 डिफरेंट मीडियम्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सो मैंने बच्चों डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अ सरफेस विच सेपरेट्स टू डिफरेंट, या फिर टू मीडिया आप लिख लो, और यू में से टू मीडिया ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और अगर मैं इन दो अलग अलग मीडियम्स की बात करूं तो एक मीडियम तो आपका होता है बच्चों एयर, और दूसरा मीडियम होता है खुद इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो आप आगे एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये खुद एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, whose curved surface is a part of a sphere. Now it is again an important line, क्योंकि आपको मैं अभी कुछ important properties बताऊंगा about spherical reflecting surface, तो वहाँ पर ये लाइन आपका बहुत यूज़ देगी। whose curved surface is a part of a sphere, यानी कि ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं दे आर टेकन आउट ऑफ अ स्फेयर। सो बच्चों अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूँ तो बेसिकली स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक होता है आपका कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो एक बार आप दोनों का ही डायग्राम देख लो, डेफिनेशन ज़रूरी आपके पास नहीं है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी डायग्राम को हम आगे कल के लेक्चर में डेरिवेशंस के अंदर यूज़ करेंगे, और इसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स भी देखना कि वो टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चों मैंने जैसे ही कहा कि ये दो टाइप्स का होता है, पहला होता है आपका कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरा आपका होता है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। So what I actually want to show you is the diagram of both these reflecting surfaces, क्योंकि इसी को हम आगे कल के लेक्चर में यूज़ करने वाले हैं। तो कनकेव का मतलब होता है बच्चों कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है आपके पास इट इज़ कनकेव शेप। आई होप यू रिमेंबर द कनकेव शेप, ये होता है कनकेव आपका कनकेव शेप, ओके। और ये कनकेव कहाँ से होता है, इट इज़ कनकेव टूवर्ड्स द रेयर मीडियम, ओके। सो ये इस तरह का होता है, इट इज़ कनकेव टूवर्ड्स दी रेयर मीडियम। डेफिनेशन खुद बताइए कि किस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा कि कनकेव होगा टूवर्ड्स दी रेयर मीडियम, यानी कि इस तरफ इसके वही स्फेरिकल सरफेस रखा हुआ होगा, यानी कि कुछ इस तरह से बच्चों। सो ये होता है आपका कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसका ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है इट इज़ कनकेव टूवर्ड्स दी रेयर मीडियम। यहाँ पर एयर मान सकते हो आप कि ये एयर है, ये आपका वो स्फेरिकल कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अगर मैं बात करूँ बच्चों कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, तो ये कन्वेक्स होता है टूवर्ड्स दी रेयर मीडियम, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा, समवॉट लाइक दिस। सो ये बच्चों आप इस तरह से इसको ड्रॉ करते हो कि ये कन्वेक्स शेप का होता है टूवर्ड्स द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। थोड़ा और बल्ज आप इसको कर सकते हो इस तरफ से। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों ही टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। थोड़ा मैंने और बल्ज कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरिटी दिखाई दे यहाँ पर। नाउ देयर आर सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि आज का बहुत ही बेसिक लेक्चर है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के ऊपर, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर सारी बेसिक बातें सीख लो। तो मैं वो कुछ बेसिक टर्म्स भी आज ही या इसी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो बेसिक टर्म्स बेसिकली, सो पहला इंपॉर्टेंट टर्म होता है बच्चों पोल। सो पोल एक्चुअली होता है द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि ये जो आपके पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका मिड पॉइंट कहलाता है पोल, यानी कि यहाँ का मिडिल पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये होगा। सो इसको आप पोल बोलते हो। इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा, तो इसको आप बच्चों पोल बोलते हो। सो पोल इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो ये हो गया बच्चों टर्म नंबर 1। अब टर्म नंबर 2 आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर का मतलब होता है सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच दीज स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला पार्ट ऑफ, यानी कि जिन स्फेयर्स से हमने इनको काट करके निकाला बाहर इन स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को, उनका सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ध्यान से देखो कि ये इस तरह की शेप में है, यानी कि जो स्फेयर होगा वो कुछ इस तरह का होगा ना, जहाँ से हमने इसको काटा है, इसको निकाला है कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। तो जो इसका सेंटर है वो कहाँ पर होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा इस स्फेयर का, तो इसको आप बच्चों बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं पर अगर मैं इस वाले की से बात करूँ तो इसका जो स्फेयर है वो कुछ इस तरह से बन करके आ रहा होगा, कनकेव वाले का इस तरह से बन करके आ रहा होगा, तो जो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों वो यहाँ पर होगा कहीं पर। सो ध्यान से देखो, कन्वेक्स वाले का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है, बल्कि जो कनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मार्क। और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है पता लगाना कि भाई किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, बस आपने एक स्फेयर इमेजिन करना है और उसका सेंटर आपने मार्क कर देना है। यहाँ पर एक स्फेयर इमेजिन करना है, उसका सेंटर आपने यहाँ पर मार्क कर देना है, दैट्स इट। सो दिस वॉज द सेकेंड टर्म। अब बात करें बच्चों थर्ड टर्म की, सो वो होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर का मतलब होता है इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच दीज स्फेरिकल सर्फेसेस वर अ पार्ट ऑफ। तो बताओ इसका रेडियस का होगा इस वाले स्फेयर का, जिसका ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की दूरी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये होता है बच्चों आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगला टर्म आता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली एक लाइन है जो कि जॉइन करती है आपके पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सो दिस वाज दी टर्म नंबर 4। अब एक लास्ट टर्म जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों वो है अपर्चर, APERTURE, अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है कि ये वो डायमीटर है या फिर वो पार्ट है किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो कि एक्सपोज्ड है टू द इंसिडेंट लाइट, सो ये बताओ कि ये जो आपके पास कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका कौन सा पार्ट इंसिडेंट लाइट को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ये वाला पार्ट है तो लाइट को एक्सेप्ट करेगा ना, ये जो आगे वाला पार्ट है लाइट इसी पर फॉल करेगी। सो इसको हम बच्चों बोलते हैं अपर्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप चाहो तो अपर्चर को डिफाइन भी कर सकते हो सकता है आपने अभी तक उसको अभी सुना ना हो अपर्चर वर्ड को। सो लिख सकते हो दैट इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस एक्सपोज्ड टू इंसिडेंट लाइट, यानी कि ये वाला पार्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका क्या होगा बच्चों अपर्चर AB, इसका ये वाला पार्ट होगा अपर्चर, पार्ट ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइट। लाइट ने तो यहाँ से आना है, ओके, या फिर अंदर से मे बी समवेयर। सो ये दो टाइप्स होते हैं और इन दोनों ही टाइप्स के अंदर मैंने बच्चों सारे टर्म्स आपको बना करके यहाँ पर दिखा दिए और इन सभी को हम कल के डेरिवेशंस के अंदर भी बच्चों यूज़ करेंगे। सो ऑल दीज टर्म्स मस्ट बी क्लियर टू यू। सो बच्चों आज के बेसिक लेक्चर में सिर्फ इतना ही, एंड आई वांट यू टू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स बिफोर यू सी दी अपकमिंग लेक्चर, क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करेंगे। सो for today's lecture, that's all. Thank you very much.